ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बात बता दें सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हो। ओके, गुड आफ्टरनून। कल निबंध का पेपर संपन्न हो गया। बीपीएससी मुख्य परीक्षा 300 नंबर का निबंध का पेपर। कुल मिलाकर 3 निबंध लिखने थे। एक बार निबंध के पेपर को आप सारे लोग देख लो। कुल मिलाकर 12 निबंध पूछे गए। 3 खंडों में विभक्त था। एक खंड में, एक सेक्शन में 4 निबंध, 4 में से एक लिखना था। दूसरे वाले खंड से 4 में से एक, तीसरे वाले खंड से भी 4 में से एक निबंध। खंड 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। क्लियर? हाँ। और जिन लोगों ने मेरी क्लास पटना में की थी केजीएस में, मैं उम्मीद करता हूं वे सारे लोग कंफर्टेबल रहे होंगे। क्लियर है? पिछली बार जो एक निबंध मैंने चर्चा की थी वो तो सीधे सीधे हूबहू है। जैसी करनी वैसी भरनी, उसको भोजपुरी में था जैसन बोब वैसन कटब। इस सवाल था। और जो चीज मैंने बताई थी, चर्चा की थी, वो सब साक्ष्य के साथ अवेलेबल है। यस, बंधु बोल रहे हैं पढ़ाया हुआ आया। क्लियर है? चर्चा कर लेते हैं प्रश्नों को। एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। ध्यान है, खूब विकल्प मिलते हैं। आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप किस निबंध का चयन कर रहे हो। सेक्शन 1 में ये निबंध थे, मैं एक बार रीड कर देता हूं। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। पहले सेक्शन में 4 निबंध, 4 में से किसी एक का चयन करना है। एक पे लगभग 700 से 800 शब्द लिखना है। एक ही खंड से 2 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो ये 4 निबंध पहले सेक्शन के थे। दूसरे सेक्शन में फिर से 4 निबंध, 700-800 शब्द, 700 से 800 शब्दों में लिखना था। पहला निबंध था दूसरे सेक्शन में, खंड 2 में, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, और लास्ट वाला था कि विश्व का कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। फिर 4 में से एक लिखना था। और तीसरा खंड था जिसमें बिहार से संबंधित लोक कहावतें पूछी जाती हैं। 4 निबंध, एक को लिखना है 700 से 800 शब्दों में। प्रत्येक निबंध पे आप 1 घंटे का समय ले सकते हो। 3 घंटे का पेपर है, 3 निबंध, 1-1 घंटे में 1 निबंध। और था क्या निबंध था? बनले के साथी सब केहू है और ये बिगड़ले के केहू नहीं। जो बिहार से हो, थोड़ी भोजपुरी ठीक ठीक जानता हो, समझ में आ जाता है। गाना भी है, सुख के सब साथी दुख में न कोय। कभी मोहम्मद रफी के वो भजन को और गाने को भी सुन सकते हो। जियते माछी नाही घोटाई, ये भी बोलचाल में खूब बोला जाता है बिहार में। और यह भी है, बापक नाम साग पात और बेटा का नाम परोल। बाप का नाम साग पात है और बेटा का नाम परवल है, परोल। क्लियर? तो ऐसी चीजें, बाप का नाम कुछ और भी हो सकता है, बेटा का नाम सहनसा, ऐसी भी चीजें होती हैं। और लास्ट वाला है जैसन बोइब वैसन कटब, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, बिल्कुल सही राजीव, वास्तविकता से अधिक दिखाना।
वास्तविकता कुछ और है। देखो, पिछली बार 2023 में मैंने केजीएस के प्लेटफॉर्म पे आईएएस के प्रश्न को भी डिस्कस किया था, और एक प्रश्न मैंने 4-5 दिन पहले एग्जाम से पहले डिस्कस किया था कि सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। 125 नंबर का सीधा सवाल था केजीएस के प्लेटफॉर्म पे, अभी भी हो चूंकि यूट्यूब पे है तो फिर तो साक्ष्य है, वो डेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो 125 नंबर का निबंध था, और इस बार तो जिसने लगभग 15 दिन की क्लास हमारी कर रखी हो और विश्वास किया हो कि इन्होंने जो सामग्री दी है उस सामग्री को पढ़ के जाना है, क्लास में जो मैंने नोटिंग करा रखी है, तो लिख के आओगे। 3 निबंध लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सारे निबंध लिखोगे, 4 का 4 थोड़ी लिखना है एक खंड से, हमें एक का चयन करना है। और जितनी मैंने चर्चा कर दी थी, आराम से, अच्छे से, प्रभावी तरीके से हर एक खंड से एक बेहतर निबंध लिखा जा सकता था। क्लियर है? बहुत सारे लोग बोल रहे हो, साक्ष्य बहुतों के पास होगा जिन्होंने मेरी क्लास की होगी। क्लियर है? बिल्कुल सही है राजीव रंजन जो लिख रहे हो। वास्तविकता कुछ और है, दिखावा कुछ और हो रहा है। ऐसी चीजें ठीक हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके निबंधों को देखते हैं। हम प्रत्येक खंड से एक निबंध को ही लेंगे, 1 या 2 निबंधों को। सारे निबंधों को अलग अलग समय में चर्चा होती रहेगी। अभी 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 जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक खंड से एक एक निबंध को लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट्स में जो कहावत का पार्ट है, इसमें सारे निबंधों को संक्षेप में चर्चा कर लेंगे, एक का विस्तार कर लेंगे। ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? बहुत भटकना नहीं है निबंध में। मैं तो जब निबंध की क्लासेस लेता हूं तो मैं उसमें लिखता हूं स्टेटमेंट भी कि मेरी निबंध की कक्षा उनके लिए है जो अभी निबंध की शुरुआत कर रहे हैं। जिंदगी में लिखा नहीं है, जीरो से शुरू कर रहे हैं अभी, तो उनको फायदा होगा। और मैं जो निबंध की क्लास लेता हूं ये उनको भी फायदा देगा जो कहीं पढ़ चुके हों, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख देकर, और चाहते हो कि निबंध में सुधार हो जाए। मेरी क्लास उनके लिए भी है। और जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, वो भी लाभ ले सकते हैं, उनका भी स्वागत रहता है। ये ध्यान रखना। और वहां विस्तार से चर्चा की गई है। अभी हम लोग, ये इसका लिमिटेशन है क्लास का, इस क्लास में हम लोग एक ओवरऑल निबंध की चीजों को देख रहे हैं, कुछ पे फोकस कर लेंगे। देखते हैं निबंध को, सीधे सीधे निबंध पे आ जाते हैं। देखो, और निबंध का पेपर अच्छा निबंध का पेपर है। जिसने ठीक से पढ़ाई की होगी उसे कठिनाई नहीं होगी, वो लिखकर आएगा। खुले दिमाग का हो, मेहनत करता हो, गाइडेंस ठीक हो, उसका प्रामाणिक सामग्री का अध्ययन करता हो, तो फिर वो प्रभावी रूप से निबंध लिखेगा, अच्छे नंबर भी पाएगा। सबसे कम समय में जिस पार्ट्स की तैयारी होती है बीपीएससी में, वो निबंध का पेपर है। और बीपीएससी के साथ साथ आईएएस में भी जिस पेपर में बहुत अच्छे नंबर पाने की संभावना है, उसमें निबंध का पेपर होता है। निबंध का पेपर एक तरीके से गेम चेंजर होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में और अच्छे रैंक के निर्धारण में। इसका बड़ा डिसेसिव रोल, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप इस पाठ को उपेक्षित मत करो, अच्छे से पढ़ लो। 15 दिन पढ़ने से 300 नंबर की तैयारी हो जाए बीपीएससी में, इससे और ज्यादा क्या चाहिए। कभी कभी छोटे से खंड, 50 नंबर के खंड के लिए महीनों पढ़ते हैं लोग, महीनों। 50 दिन की क्लास 40 नंबर के लिए हो जाता है, और यहां 15 दिन ठीक से पढ़ लें, अभ्यास कर लें, तो 300 मार्क्स कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है, 15-20 दिन पढ़ लो, बहुत है। क्लियर है? और जब पढ़ लो तो मिलाते रहो। हमारा नोट्स बड़े पैमाने पे बटा हुआ है केजीएस के, वहां पटना में दोनों सेंटरों पे, केजीएस के दोनों सेंटरों पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। उस मैटर को लेकर एक बार गो थ्रू करो,
जो भ्रष्टाचार मैंने नोट्स में दिया है, भ्रष्टाचार के बारे में जो चर्चा की गई है, वो उसके आधार पे सवाल भ्रष्टाचार का लिख सकते हो। महिला सशक्तिकरण पे 3-4 पेज लिखा हुआ है, उससे महिला सशक्तिकरण पे जो सवाल है लिखा जा सकता है। पर्यावरण पे सवाल आया है, उसको हम टैकल कर सकते हैं वहां से। और क्लास में भी मैंने महिला सशक्तिकरण पे चर्चा की है। पूरी एक क्लास 2 घंटे की महिला सशक्तिकरण पे हुई है। पूरी एक क्लास पर्यावरण और विकास पे हुई है। ध्यान रखना, तो उन चीजों की मदद लेकर लिखा जा सकता है, कठिन काम नहीं है। ध्यान रखना, तो विश्वास तो करके चलना पड़ेगा और फिर आजमाते रहो। और नहीं तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख देकर, जहां मैनेजमेंट बहुत एक अलग दर्जे पे है और चीजें औसत हैं, औसत दर्जे का है, उसका भी आप रसास्वादन कर सकते हो। बाद में ठोकर खा के आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना, ये आप सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। या तो समय से संभल जाओ, या समय आपको सुधार देगा कि सुधर के आओगे। क्लियर है? अब बहुत आसानी से सारी चीजें उपलब्ध हो गई है केजीएस के प्लेटफॉर्म पे। आते हैं विषय वस्तु पे। देखो, पहला निबंध हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। 3 वाले को अभी हम लोग ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता के बारे में सवाल आया है। हमने पढ़ते वक्त एआई भी पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा है, जनसंख्या पढ़ा है, और भी चीजों की चर्चा की थी। तो मान लो अगर आ गया है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, तो हम क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं। आज पूरे विश्व में ऊहापोह की स्थिति है, कई जगहों पे संघर्ष हो रहा है, टैरिफ वार हो रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, विभिन्न देशों के बीच संबंधों में कलवाहट आ रही है। ध्यान देना, एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका, कई जगहों पे जनसंख्या घट रही है, भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, एआई के कारण नौकरियों पे आफत पड़ने वाली है। बोलो, तो हम कहां कहां लिख सकते हैं समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। तो देखो, जब विभिन्न पक्षों पे जाना होगा, मध्य भाग में तो हम विस्तार ही देते हैं, तो हम दिखा सकते हैं एआई पे। एआई में भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है, क्योंकि सबसे अधिक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहां पे, सबसे अधिक इंटरनेट यूजर भारत में। तो हम एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर समय से हमने लोगों को स्किलफुल बना दिया। तो ग्लोबल लीडर बनने की संभावना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे अधिक युवा, यंग। तो भारत, अगर भारत में आप देखोगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, और भी जो कंपनियां हैं, लोगों को एआई में ट्रेंड कर रही हैं, ताकि ग्लोबल लीडर बनने से भारत पीछे न रह जाए। हम वैश्विक पटल पे छा सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है अगर एआई में ठीक से काम कर लिया, और हमारे पास संभावना है। भारत के पास जनसंख्या वाले पांच पे एक पैराग्राफ निकालोगे, हम अभी वर्ल्ड के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश हैं, और कई देश जनसंख्या संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो समकालीन विश्व में कई देश जनसंख्या संकट, लोगों, वहां पे हुनरमंद लोगों की कमी है, और हमारे पास जनसंख्या इतनी। तो अगर हमने हुनरमंद इनको बना दिया, स्किलफुल बना दिया हमने, तो वैश्विक स्तर पे हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अन्य देशों के निर्माण में या अन्य देशों के भी विकास में। हम बड़े पैमाने पे लोगों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरूरत है बाहर में। हम बड़े पैमाने पे योग टीचर भेज सकते हैं, बड़े पैमाने पे विश्व में मानसिक अवसाद और विषाद बढ़ रहा है, हम कहेंगे योग टीचर इंडिया से ले जाओ, हुनरमंद लोगों को ले जाओ। वैश्विक व्यवस्था में हम कर सकते हैं। अब वैश्विक स्तर पे देखोगे, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब भी कुछ संकट हो रहा है, भारत की भूमिका हो रही है। कहीं किसी देश में आपदा आती है, भारत कई बार सबसे पहले राहत और सामग्री भेजता है। अभी थाईलैंड में हुआ, भारत पहले पहुंचा हुआ है।
पड़ोसी देशों को मदद करता रहता है। कोविड हुआ, भारत जैसा देश जिसने कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन बांटी, जो विकसित देश नहीं कर पाए। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका दर्शाती है भारत की भूमिका को। कोविड के समय हमने ऐसा काम किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। ये COP29 जो हुआ या पेरिस समझौता हुआ, इनमें भारत की भूमिका हो रही है। भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकसित देशों पे दबाव भी डाल रहा है कि थोड़ा फंड बना दो, लॉस एंड डैमेज फंड, कुछ मदद दो विकसित और जो अविकसित देश हैं, विकासशील और जो पिछड़े हैं, ताकि हम पर्यावरण संरक्षण में काम करें। ये भारत की महत्ता है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, शांति स्थापना में। ये सब अवयव बनेंगे इसके बीच में जब विस्तार दोगे तो। आज विश्व में कहीं शांति अभियान हो रहा है, भारत की भूमिका, भारतीय सैनिक उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। भारत चाहता है कि इन युद्धों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो। कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है भारत का। पूरा विश्व बटा हुआ है रशिया और यूक्रेन वॉर में। भारत एक ऐसी स्थिति में है कि रशिया को भी समझाता है, यूक्रेन को भी समझाता है, मध्यस्थता वाली स्थिति है। ये भारत का एक रोल है, भारत की महत्ता को दर्शा रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से भी मिल रहे हैं और जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई मिल के इस मामले को सुलझाया जाए। जो जहां जहां पे ऐसी समस्या, उसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। क्लियर? बोलो। नहीं, सब आएगा अगर आपने ध्यान देना, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर रखी है। निबंध एक ऐसा पाठ है, आप ध्यान, बड़े पैमाने पे लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जिसने थोड़ी लेखन की कला विकसित नहीं की है, पहले से प्रैक्टिस नहीं की है, तो केवल विषयों के ज्ञान से लिखना मुश्किल काम होगा। पिछली बार जब अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि निबंध का पेपर जीएस का केवल एक्सटेंशन नहीं होगा। हम जीएस में ऐसी, निबंध में ऐसी चीजें भी पूछेंगे जिसके लिए थोड़ा अलग से भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। केवल एक्सटेंशन नहीं मानेंगे, नॉट मेयर एक्सटेंशन ऑफ जीएस पेपर। तो थोड़ा आप इसका विशेषीकृत तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है? थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, कैसे करना है। क्लियर? ये एक अलग बात है। अभी जो घटना घटी है, तो अभी भारत पाकिस्तान में भी तनाव हो गया है। भारत विश्व के कई देशों को अभी समर्थन हासिल करने का और प्रयास कर रहा है। क्लियर? हम आर्थिक क्षेत्र में दिखा सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा जो यूपीआई है, उसको कई देशों को हम दे रहे हैं, कई देशों ने अपनाना शुरू किया है हमारे यूपीआई को। दर्शाता है कि समकालीन वैश्विक संदर्भ में आर्थिक क्षेत्र में भूमिका बढ़ रही है, शांति स्थापना में भूमिका बढ़ रही है। अभी हम लोग गुट निरपेक्षता से, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। हम लोग, अब भारत बार बार कह रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस होना चाहिए। वैश्विक समस्याओं के समाधान में यूएन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है, रोक कहां पा रहा है युद्धों को। तो भारत चाहता है कि यूएन में सुधार और सुरक्षा परिषद में भारत को स्थान मिले और बड़ी भूमिका निभा सके। भारत को मिलना चाहिए। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे अधिक जनसंख्या, इसी को सुरक्षा परिषद में स्थान नहीं है। मिलना चाहिए, होना चाहिए, ध्यान देना। और पूरे विश्व में देखो कि सॉफ्ट पावर के रूप में भारत उभर रहा है। भारत की स्थिति है, योग की बात पूरे विश्व में हो रही है। अब तो 21 जून को पूरे वर्ल्ड में हम लोग योगा दिवस मना रहे हैं। ये समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता को दर्शा रहा है। चाय जो भारत की है, जो मसाले हैं, जो औषधियां हैं, जो भारत के व्यंजन हैं, इडली डोसा हो, बिरयानी हो, ये सब पूरे वैश्विक स्तर पे अब जा रहा है। समोसा पूरे ग्लोबल लेवल पे चर्चित हो गया। हम सॉफ्ट पावर के रूप में भी जा रहे हैं। भारतीय फिल्में अब ऑस्कर अवार्ड भी पा रही हैं। नाटो को देखोगे, RRR,
ये किसको दर्शा रहा है? वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग एरिया में जाओगे और भारत की महत्ता को दर्शाते जाओगे। आप अंतरिक्ष क्षेत्र में देख लो, भारत अब दूसरे देशों के उपग्रह को भेज रहा है। इसरो इस स्तर पे आगे बढ़ चुका है। भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उभर रही है। सबसे कम पेमेंट में इसरो भेज रहा है कि आ जाओ, अपना उपग्रह स्थापित कराना है, हमें दो कुछ पैसा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं वहां पे। कई विकसित देशों के भी उपग्रहों को भारत भेज रहा है। यह दर्शाता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका को। आज भारत को देखो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। एप्पल जैसे कंपनियां भारत में आ रही हैं, अपना हब बना रही हैं। यहाँ श्रम बहुत सस्ता है। हम आईटी क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पे एफर्ट कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां वहां तक जा रही हैं। हम इतने पक्षों को खोल देंगे तो लिख देंगे समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता कितनी है। महत्ता भारत की बढ़ रही है। विश्व की नजर भारत पे भी है, ये ध्यान देना। और भारत कई बार आप कह सकते हो कि लीडर की भूमिका में भी आ रहा है कई संदर्भ में। G20 सम्मेलन में देखो, जो भारत ने अध्यक्षता की 2023 में, जब उन्होंने कहा कि भाई एक विश्व हो, इसमें कहा उन्होंने एक पृथ्वी हो, एक परिवार हो, एक पृथ्वी, एक परिवार हो और एक ही भविष्य हो। ये सारी बातें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता को दर्शा रही है। थोड़ी बहुत कठिनाई भी बता दोगे, भारत की महत्ता बढ़ी है, मगर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, कई सारे घरेलू मुद्दों से भी भारत जूझ रहा है। अभी सीमाओं पे जो तनाव है, क्योंकि हम ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जिनका न तो अतीत ठीक है और न उनकी नीयत ठीक है। दो टाइप की दशा है, नीयत भी ठीक नहीं है, अतीत भी ठीक नहीं है। और हम ऐसे देशों से संयोगवश घिरे हुए हैं, तो हमें सतर्कता भी रखनी है। तभी तो हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अच्छा सा और रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमें उन घरेलू पक्षों पे जो चुनौतियां उभरे उनका भी समाधान करना होगा। तभी समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता और अच्छे से स्थापित होगी। भारत ग्लोबल पावर बन सकता है, भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। ध्यान रखना, ऐसा करते हुए हम समापन कर सकते हैं। क्लियर? ऐसी बातों को हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट में भी, आप इसके बाद अपने मन की बात लिख सकते हो। हमने तो एक एरिया बताई, कहां कहां जाओगे समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। वैश्विक स्तर पे देखो भारत की भूमिका, ग्लोबल गवर्नेंस की भी बात करोगे और शांति सम्मेलन, शांति अभियानों की भी बात करोगे जहां भारत अच्छी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में चले जाओ, ये सांस्कृतिक क्षेत्र में चले जाओ, सॉफ्टवेयर पावर को भी दिखाओ। इस तरीके से हम बढ़िया काम कर सकते हैं। ध्यान रखना। इज इट क्लियर? अभी आ जाएगा, सारे नोट्स आ जाएंगे फिर से। अभी तो मैं संक्षेप में ये थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा हूं, तो हम इस निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को खोलते हुए लिख सकते थे। यहां लिखा हुआ है पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। हमने पर्यावरण शब्द को पहले समझाया था अभी क्लास में। पर्यावरण दो शब्दों से, परि मतलब चारों तरफ, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। तो हम लोग घिरे किससे हुए हैं? जल से, वायु से, मिट्टी है, ध्वनि है, सबको हमने प्रदूषित कर रखा है। अंतरिक्ष में भी कचरा पैदा कर रखा है, धरती पे ई कचरा पैदा कर रखा है। धरती पे नहीं, धरती के नीचे कचरा पैदा कर रखा है। ग्लोबल बॉइलिंग भी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, ग्लोबल बॉइलिंग भी हो रही है। इतना रसायनों को, कीटनाशकों को हमने धरती के भीतर डाल दिया है। ऊपर तो है ही, धरती के नीचे भी हम लोगों ने कचरा पैदा कर लिया है। असंतुलन पैदा हो रहा है। तो हम लोग इस पे मान लो पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का भी, अगर असंतुलन है तो फिर तो कठिनाई पैदा होगी। सृष्टि का विनाशक,
तो विनाशक में दिखाओगे कि अब एसिड रेन हो रहा है, वायु प्रदूषण जो है ना इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की वायु प्रदूषण से पूरे विश्व में तेज गति से बढ़ रही है। अगर इसी तरह से जलवायु तापन होता रहा, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे, द्वीपीय देश डूब जाएंगे, कई सारे शहर डूब जाएंगे, सृष्टि का विनाश होने का कगार पे पहुंच जाएगा। पर्यावरण रहेगा ठीक तब ना हम भी रहेंगे। और हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हो, हमने पर्यावरण पे पूरी एक क्लास ले रखी है, वो उपलब्ध है। बहुत सारे लोग इस बात के साक्ष्य होंगे जो हमारी क्लास को किए होंगे। हमने पर्यावरण और विकास, हमने एक टाइटल दे रखा था, यदि विकास की दिशा ठीक नहीं होगी तो भविष्य का विनाश हो जाएगा। अगर भविष्य को विनाश से बचाना है तो हमें विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी। अभी अंधाधुंध शोषण करेंगे पर्यावरण का तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। हमने इसकी शुरुआत की थी कि हम वह पहली पीढ़ी हैं जिसको पता है कि पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण की दशा क्या है। हमारी स्पष्ट समझ हो गई है कि पर्यावरण पे इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। और यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हम आखिरी पीढ़ी भी हो सकते हैं, विनष्ट हो जाएगा सब कुछ। अगर ध्यान नहीं दिए तो, अगर पर्यावरणीय चेतना नहीं पैदा की तो हमें बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। गांधी का स्टेटमेंट से भी शुरुआत कर सकते हो कि प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है परंतु किसी के लोभ की नहीं। इसको क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है, डिटेल से जाकर देखो। अभी तो मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। क्लियर है? बोलो, ध्यान रखना, जिन्होंने पढ़ा हो वो लोग खुश रहेंगे, नंबर के स्तर पर भी उनकी अच्छी स्थिति बनेगी, मैं उम्मीद करता हूं। और मैंने इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा रखा है पर्यावरण पे कि कहां कहां प्रदूषण हो रहा है और वो क्या असंतुलन पैदा कर रहा है और इसके चलते विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है। इसको डिटेल से आप देखोगे। उसमें हमने एक छोटी सी कविता भी लिखी है कि आज आदमी जंगल, पेड़, पहाड़, नदी सबको काट रहा है। जंगल को, पेड़ को, पहाड़ को, नदी को, सबको काट काट के कतरा कतरा चल रहा है और खुद ही अब ऐसी जगह विनाश के अंधी दौड़ में शामिल हो गया। आज व्यक्ति विनाश के अंधी दौड़ में शामिल हो गया है। मैंने 6-7 लाइन की एक कविता भी नोटिंग करा रखी है, कविता पढ़ो, उस कविता से शुरुआत कर सकते हो। अब जाके अगर केजीएस के प्लेटफॉर्म पे हो, केजीएस का कोर्स है आपके पास, तो जाकर देखो, आपको मिल जाएगा, डेट के साथ देखो कब मैंने उसको डिस्कस किया है। और वो अगर निबंध आपने 2 घंटे का पढ़ रखा है तो 100 नंबर लिखोगे, 100 मार्क्स, और अच्छे तरीके से लिखोगे, जानदार तरीके से लिखोगे। अभी तो मैंने शॉर्ट में केवल डिस्कस कर दिया। क्लियर? आगे बोलते हैं। और भी जैसे भूमि संरक्षण और जैविक खेती, ये थोड़ा स्पेसिफिक निबंध हो गया। देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, ये अगर आपने साइंस टेक ठीक से पढ़ रखा हो तो फिर आपको ये लिखने में ज्यादा आसानी रहेगी, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, कुछ क्वेश्चन ओवरऑल हैं। अब देखो, दूसरा जो खंड था इसमें भी 4 निबंध थे, 4 में से एक लिखना था, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो देश सुरक्षित रहेगा, अच्छा काम करोगे। और इच्छा शक्ति ही हो, ठीक नहीं हो, तो फिर देश की सुरक्षा तो खतरे में पड़ती ही है। ये अगर आपने थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रखा हो ठीक से तो इसको लिखना ज्यादा आसान रहेगा। भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, मैंने जो नोट्स दे रखा है, जो लोग भी केजी से जुड़े हैं उस नोट्स में देखो कि भ्रष्टाचार पे 3 से 4 पेज लिखा हुआ है। और इसकी शुरुआत भी हमने बता रखी है कि भ्रष्टाचार पे अगर कोई निबंध आ गया तो कैसे शुरुआत करोगे। उसका पहला पैराग्राफ अब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है।
आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। कट मनी, ऊपरी कमाई, मलाईदार पोस्ट, हम खूब बातचीत करते हैं आपस में। ऐसी बातें ये जनमानस में लोकप्रिय हो गई हैं, चर्चा का विषय बन गई है। किसको दर्शा रहा है? भ्रष्टाचार की स्थिति को। आज विकास में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है कि विकास ठीक से नहीं हो रहा है। फिर भ्रष्टाचार के प्रकार बता दो, भ्रष्टाचार का कारण बता दो, बोलो जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म नहीं होगा तब तक देश का समुचित तरीके से उत्थान नहीं होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ा जो वो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, उसको विशेष रूप से दिखा दोगे। भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार का कारण क्या है, भ्रष्टाचार का रिजल्ट क्या है, भ्रष्टाचार के कारण हम जो संविधान के मूल्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। दिखाओ उनको डिटेल से। हमारा प्रिंटेड नोट्स पढ़े हो तो वहां से लिख सकते हो, केवल वहीं पढ़ के गए हो तो लिख लोगे। बहुत ग्रंथों को इकट्ठा नहीं करना है, बहुत भटकना नहीं है। सारगर्भित सामग्री दी हुई है, विश्वास करो उसको लिखो। या फिर जो YouTube पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, थिंक IAS और थिंक फलाना कोचिंग लिख देते हैं। दशा बिगड़ी हुई है। इस बार IAS में हिंदी मीडियम का रिजल्ट अगर देखोगे 3.5% के आसपास आ चुका है। टॉप 200 में 2 या 3 लोग होंगे, टॉप 200 में। टॉप 500 में हो सकता है 5-6 लोग हों। और YouTube पे देखोगे तो लगता है हिंदी मीडियम छाया हुआ है। 500 लोगों में अगर 6-7 लोग हो जाएं, 493-94 लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मगर सब प्लान्ड वे में सोशल मीडिया से ढका जा रहा है। नतीजा बुरा है, पता नहीं चलता है। वो 1-2 लोगों को खूब हाईलाइट, उनके 2-2 हजार रील बनेंगे, फिर लोग रील देखेंगे, रील देखकर कहेंगे कि जानदार रिजल्ट आया है। थोड़ी सतर्कता बरतोगे। यहां जो पढ़ाया गया है KGS के प्लेटफॉर्म पे, सारगर्भित, प्रामाणिक, उस पर विश्वास करके चल सकते हो। बहुत भटको मत। भटक के जाओगे कहां पे? वहां भटका होगा तो कठिनाई पैदा कर लोगे, ध्यान रखना। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ लो। और क्या करोगे? और देखोगे, हमने अगर हमारी क्लास की हो तो आपके पास पहले भी डेट के साथ देखोगे, हमने नारी सशक्तिकरण पे पूरी एक क्लास ले रखी है, महिला सशक्तिकरण। और सवाल आ गया नारी सशक्तिकरण पे, और शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। केवल नारी सशक्तिकरण की बाधा केवल यही नहीं है, शिथिल कानून और व्यवस्था। इस पे विशेष बल देंगे, कुछ और चीजों को भी लिखेंगे। जो पुरुषवादी मानसिकता है, पितृतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गलत समाजीकरण है, वो सब भी महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध या महिलाओं के साथ लिंग असमानता का कारण है। नारी सशक्तिकरण के लिए ये तो होना ही चाहिए, शिथिल कानून और व्यवस्था। ये शिथिल और कानून और व्यवस्था को ठीक करना। मगर केवल कानून ही, मान लो आपने शिथिल की जगह पे थोड़ा कठोर कानून बना लिया, जब तक उन कानूनों का ठीक से क्रियान्वयन नहीं करोगे तब तक वो उनकी स्थिति में सुधार थोड़ी होगा। महिलाओं के हित में बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। और ये जो कथन है ना कि महिलाओं को अधिकार नहीं देगा, महिलाओं को खुद आगे बढ़कर उस अधिकार को लेना होगा अपने हाथ में, ये सारी बातें लिख सकते हो। खूब डिटेल से हमने डिस्कस कर रखा इस टॉपिक को। डिटेल से जाना है तो जाओ वहां पे पढ़ो, क्या दिक्कत है? बोले आसानी से उपलब्ध है, बहुत बंडल ऑफ नोट्स खर्चा नहीं करना है, आसानी से उपलब्ध है तो पढ़ लो। और पढ़ने के बाद कमेंट करना कि हाँ ये पढ़ लिया हमने, अब लिख लेंगे। क्लियर? तो महिला सशक्तिकरण को बता दोगे भाई, राजनीतिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो। और सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नारियों को शिक्षित किया जाए,
उन्हें जागरूक किया जाए। एक साइड में ये काम हो, दूसरे साइड में नियम भी रहे, कानून भी रहे, उनको ठीक से लागू भी किया जाए, पुरुषों की मानसिकता को भी बदला जाए। ध्यान देना। और इसको लिखते वक्त नारी सशक्तिकरण लिख सकते हो कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत का सपना पाल रखा है। विकसित भारत तभी भारत बनेगा जब समाज के सभी वर्गों का उसमें योगदान हो। और समाज के सभी वर्गों में से आधा जो पार्ट है, लगभग आधी जनसंख्या किसकी है? नारियों की है। और नारियों की स्थिति ठीक है नहीं। बीच बीच में थोड़ी बहुत खबरें आती रहती हैं, ध्यान देना, जहां पे नर की दशा बिगड़ जाती है। कई बार उन्हीं को ड्रम में पैक हो जाते हैं, नर ही ड्रम में पैक कर दिए जाते हैं। मगर उन कुछ अपवादात्मक स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो नारियों की स्थिति ज्यादा खराब है पुरुषों की तुलना में। कुछ अपवाद है, एकदम सार्वभौम सत्य नहीं है ये, मगर फिर भी इनको कमजोर लिंग माना जाता है। अब घटनाक्रम बढ़े हैं अलग दिशा में भी। तो आप बताओगे, जब तक नारियों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी नहीं होगी, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं होगी, जब तक नारियों को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। तब तक हम विश्व की तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे, जब तक हम नारियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म कर उन्हें सशक्त न बनाए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसी शुरुआत कर सकते हैं। हमने इसकी 2-3 तरीके से शुरुआत बताई है कि नारी सशक्तिकरण पे यदि सवाल बन गया तो कैसे कर सकते हो। कर लोगे? और क्या चाहिए? क्लियर? अब बिहार में तो नारी सशक्तिकरण के खूब प्रयास हुए हैं, कई जगह रिजर्वेशन दिया गया है, हमने राजनीति में भी दिया है, पंचायतों में दे रखा है। मगर दे तो रखा है, मगर सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आ गया है। नारियों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, और जो कानून है, कानून ठीक से लागू हो, और सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार करना पड़ेगा। क्लियर? और नारियों की स्थिति देखो सशक्त हो रही है। ये आप देखो, ये यूपीएससी में नारियों का दबदबा, टॉपर कई बार महिलाएं टॉप करती हैं। ओलंपिक में मेडल महिलाएं जीतकर ला रही हैं। कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो क्लियर। आगे देखते हैं। देखो, बीपीएससी में सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो थर्ड पार्ट को लेकर। इस पार्ट में इतने विकल्प है ना। अब लास्ट वाला, आध्यात्मिक चेतना के बिना विश्व का कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना संभव नहीं है। आध्यात्मिक चेतना का संदर्भ क्या है? धार्मिक चेतना नहीं लिख रहा है यहां पर, आध्यात्मिक चेतना। हो सकता है धार्मिक व्यक्ति हो, भला हो सकता है कट्टर भी हो जाए। धार्मिक व्यक्ति हो सकता है दूसरे धर्म वालों को सहन न करे। अगर आपकी चेतना आध्यात्मिक चेतना है तो आप सबके हित में काम करोगे। सर्व मंगल की कामना होती है आध्यात्मिक चेतना में। कोई भेदभाव नहीं, जाति का, धर्म का, लिंग का। जिसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई है ना, वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। धार्मिक व्यक्ति कर सकता है, धार्मिक व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति गलत काम करके ईश्वर से माफी मांग सकता है। धार्मिक व्यक्ति तो यहां क्या दे रहा है? विश्व का कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने से थोड़ी होगा। आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना पड़ेगा। सबकी मंगल कामना, बिना किसी भेदभाव के, प्राणी मात्र के प्रति मंगल कामना। ध्यान देना, धार्मिक व्यक्ति की क्या स्थिति है? अपने धर्म का कोई गरीब आदमी दिखाई देगा, हो सकता है दया आ जाए। दूसरे धर्म का व्यक्ति दिखाई दे, हो सकता है दया आए ही नहीं। सेलेक्टिव हो सकती है दया भी। मगर अगर आध्यात्मिक चेतना से युक्त है, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है,
और वो किसी को दुख में देखेगा उसकी मदद करेगा, बिना जाति, बिना धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत को जाने बिना। या मानव इसकी मदद होनी चाहिए, नस्ल आदि से ऊपर रहता है। आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा। इस पे लंबी विवेचना की जा सकती है, आध्यात्मिक विवेचना, आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना को जागृत कैसे करोगे, ये सारी बातें आ जाती हैं। कई लोग आध्यात्मिक को धार्मिक लिख देंगे, वहीं पे निपट जाएंगे। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में अंतर होगा। आध्यात्मिकता धार्मिकता से एक कदम आगे, कई कदम आगे है। धार्मिकता की जब पराकाष्ठा की स्थिति होती है तो आध्यात्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। दोनों को आप एकदम आइडेंटिकल नहीं मानोगे, दोनों में तादात्म्य है ऐसा नहीं मानेंगे। ध्यान देना। और कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कई लोग इसको गलत दिशा में लेकर जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम तभी होगा वर्ल्ड का जब आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। और जब आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी तो आप क्या कहोगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये कब कहोगे? वास्तव में कब कहोगे? वास्तव में इसके अनुसार आचरण कब करोगे? जब आपकी कौन सी चेतना जागृत हो जाए? तो वैश्विक कल्याण होगा, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। ये वैश्विक कल्याण की बात हो रही है। पूरा विश्व में शांति हो जाएगी। दिक्कत है कि ऐसी चेतना जागृत करना कठिन काम है, और जब तक ये चेतना जागृत नहीं होगी विश्व का कल्याण संभव नहीं है। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि को भी लिख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो निबंध में यदि दिक्कत हो तो 15 डेज की क्लास बहुत ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, मगर एक बार व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो। बचपन से अगर आपको लिखने की खूब आदत है, कविता कहानी लिखते हो, फ्री हैंड लिखने की खूब आदत है, खूब आप कई लोगों की आदत रहती है, उनको ज्यादा तो बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। एक गाइडलाइन मिल जाए तो हो जाएगा। मगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कविता कहानी लिखने की आदत नहीं है, फ्री हैंड लिखने की आदत नहीं है, कभी निबंध को उन्होंने कहीं लिखा नहीं है। पहले लोग लव लेटर लिखते थे तो उनकी हिंदी सुधर जाती थी, भावों को ठीक से एक्सप्रेस करते थे, तो भावों को अभिव्यक्त करने की कला आ जाती थी। अब तो शॉर्ट मैसेज देते हैं, वो भी टूटे फूटे में, वो भी हिंदी खत्म हो गई है। आज हिंदी ठीक से लिखने वालों की संख्या कम हो गई है, गलत गलत लिखते हैं। अब बताने के बाद हिंदी में लव लेटर मत लिखना, नहीं कठिनाई पैदा कर लोगे, भ्रम भी बाद में टूट सकता है। पहले था लोग लिखते थे, बड़ा दिल की बात लिखते थे, प्रेम से, तो खून से भी लिख लेते थे, वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल टाइप के होकर। बाद में भ्रम टूट जाता है। शुरुआत में सपने देखते हैं, बाद में उनकी आंखें खुल जाती हैं। पीछे एक लिख रहा था कि सर मैं बहुत गरीब स्टूडेंट हूं, मैं दहेज में शादी, दहेज बिना दहेज के शादी करूंगा। तो तुम गरीब हो तो शादी करने कौन करेगा तुमसे तैयार, कौन होगा? तुम मान के कैसे चल रहे हो कि तुम्हारी शादी हो ही जाएगी? लिंगानुपात ठीक नहीं है। वैसे भी कुछ लोग तो कुंवारे रहेंगे ही रहेंगे, दिल पे मत लेना। जो लिख रहा है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बन जाओ, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओ, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। और सामने वाला यदि जो जो आपकी आ रही हैं अर्धांगनी, उनके अगर पिताश्री आपको देने पे तुले हों तो क्या करोगे? नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। खुश है ये सुन के पंकज कुमार, अभी कुंवारा है, ये बताना भी चाहता है, उसको सोचता है कि केजीएस से कोई मिल जाए, इसलिए आ गया है। अब दिल की बात लिख रहा है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो सब चीजें हो जाएंगी, नहीं तो दिक्कत है। थर्ड पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये
जो आउटसाइडर बिहार से हैं उनके लिए दिक्कत कर देता है कई बार। कई बार जो इनसाइडर है बिहार के भी, उनको भी समझने में कठिनाई पैदा करता है। और तीनों ठीक से लिख दोगे ना, 60-70% मार्किंग हो सकती है। सबसे अच्छी मार्किंग होने की उम्मीद है जीएस के इस पार्ट में। 300 नंबर का पेपर है, ठीक से 15 दिन तो पढ़ सकते हो। 15 डेज पढ़ो, खूब प्रैक्टिस कर लो। कई सारे मैंने टेस्ट दिए थे, जो वहां टेस्ट हुआ है पटना में, उसमें से एक सवाल तो सीधे सीधे आ गया है, और वो मैंने डाला भी है, अभी मिल जाएगा, आप देखोगे भी। ये जो सवाल है, जैसन बोइबा वैसने कटबा, डेट के साथ आप देख सकते, यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने इसको डिस्कस करा रखा है। 100 नंबर का सवाल है। अभी हम लोग देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं। कितना अच्छा कहावत है। ये बिहार की लोक संस्कृति में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है। और जो कहावतें होती हैं वो गागर में सागर होती हैं, बिंदु में सिंधु होती हैं, कम शब्दों में गुण गंभीर बात को कह देती हैं, रोचक तरीके से कहती हैं, चुटीले अंदाज में कहती हैं। ये सारी बातें किसी पे भी आए तो लिख सकते हो। जियते माछी ना घोटाई, बिहार की लोक संस्कृति में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है। ये शिक्षा भी देती है कुछ चीजों की, जागृत भी करती है लोगों को। तो इस टाइप की बातें तो कहीं पे भी शुरुआत में लिख सकते हो। ये सब बिहार की लोक कहावत है, बिहार की लोक संस्कृति में प्रचलित कहावत है। लाइन लिखने में क्या दिक्कत है कि बिहार की लोक संस्कृति में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है, लिख सकते। महत्वपूर्ण है तभी तो सवाल बना है। महत्वपूर्ण नहीं होता, लोकप्रिय नहीं होता तो निबंध नहीं बनता। इस लाइन को लिख सकते हो। कई बार कहावतें संदेश देती हैं, कई बार हमें जागृत करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरणा देती हैं, हमारे मनोवृत्ति को भी परिवर्तित करती हैं, जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। क्लियर? क्लियर? तो ध्यान देना, बनले के साथी सब क्यों और बिगड़े के क्यों नहीं। मतलब सुख में सभी लोग साथ देते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो तो 10 लोग आपके पास आ जाएंगे। आप सफल हुए हो तो 10 लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर आप असफल हो, कठिन दौर से गुजर रहे हो, दुखी हो, तो उस समय जनरली साथ लोग नहीं देते हैं। और जो गीत है उससे भी शुरुआत कर सकते हो कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इन्वर्टेड कॉमा, इस लाइन से भी शुरुआत इस निबंध की कर सकते हो। बनला के साल बहुत होले, ये भी एक कहावत है, बनला के साल बहुत होले, बिगड़ला के बहनोई भी ना मिले। ये भी कहावत को लिख सकते हो। कहावत लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और बनला के कहा जाता है कि बनला के भूत भी हर जोतेला। इस एक निबंध को लिखते वक्त इस लाइन को भी लिख सकते हो। अगर आप कहीं बन गए हो, अच्छे पोजीशन पे आ गए हो, तो भूत भी हर जोतता है, जिसको बोलोगे वो काम करता है। ध्यान देना आप, बनला के भूतो हर जोतेला। आप इसको भी बोल सकते हो कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में न कोय। ऐसी बातें लिख के इसकी शुरुआत कर सकते हो। अब कुल मिला के यह लाइन यह दर्शाता है, यह जो लाइन है, यह जो सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं, यह मनुष्य की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि मनुष्य की यह दशा है, एक सच्चाई को बताता है। तो हम इसको गीता से भी जोड़ सकते हैं कि हमें सुख दुख में सम स्थिति रखनी चाहिए। समत्व योग से जोड़ सकते हैं, जय पराजय, सुख दुख, इन सब से जोड़ सकते हैं इसको, और जोड़ के उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक से तैयारी कर लो जिशान अली, ज्यादा परेशान क्यों हो? तैयारी तो करनी पड़ती है ना। जियते माछी ना घोटाई,
आप जानबूझ को कोई गलत चीजें नहीं एक्सेप्ट करते हो, पता है कि ये गलत है तो आप उसको घोटोगे नहीं। अगर आप होश में हो ठीक से तो कोई अग्राह्य वस्तु को ग्राह्य नहीं करोगे, जिसको ग्रहण नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट नहीं करोगे। जियते माछी मतलब मछली, उसको घोटते नहीं है। जानबूझकर अगर होश हवास में हो तो जानबूझ के कठिनाइयों को निमंत्रित नहीं करोगे। यह भी एक शिक्षाप्रद कहानी है, शिक्षाप्रद कहावत है, और कहावतें लोक संस्कृति में प्रचलित हैं। हम लोग तीसरे लास्ट वाले खंड पे विशेष बल देंगे। बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोल। परोल का मतलब परवल। बाप का नाम सागपात है और बेटा का नाम परवल है। क्या दर्शाता है? आप अपने खानदान के बाहर से, औकात से बाहर जाकर बात करने वालों पर यह व्यंग है। ये जो निबंध है, यह व्यंग्यात्मक रूप में कही गई कहावत है। बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोल। ये व्यंग के रूप में नहीं है, ये शिक्षाप्रद एक है, शिक्षा देती है, हमें प्रेरित करती है, सतर्क बनाती है। और ये जो कहावत है ना, बाप का नाम सागपात, ये व्यंग के रूप में कही गई कहावत है, व्यंग्यात्मक कहावत है। खानदान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आडंबर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। कई बार कहा जाता है कि बाप के नाम गली कूची और बेटा का नाम चौहट्टा। बाप के नाम गली कूची टाइप का है और बेटा का नाम एक शहंशाह टाइप में है, दर्शाता है। और भी कई सारी कहावतें हैं बिहार में आती हैं। बाप के नाम झारपात और बेटा का नाम दुर्गादास। ये सब कहावतें बताती हैं कि आप अपनी औकात से जो है उससे ज्यादा बढ़कर मिथ्या बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत ये इंडिकेट करो। क्लियर? बोलो क्लियर। हम लोग जा रहे हैं चौथे पार्ट पे, विशेष रूप से जो है जैसन बोइब वैसन कटब। ये हमने पहले डिस्कस भी करा रखा है। इसको थोड़ा हम किसी एक को विस्तार दे रहे हैं तो इसको विस्तार दे रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। लिख लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसकी शुरुआत कबीरदास से कर सकते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो तोकू कांटा बुए ताही बुए तो फूल। जो आपके लिए कांटा बोता है आप उसके लिए फूल बो, उसके लिए कांटा कांटा रहेगा। पाकिस्तान की दशा देख लो, उसने आतंकवाद का बीज बोया, काट रहा है आतंकवाद के बीज को, खुद ही उसी से ग्रसित है। ऐसी स्थिति रहती है, ध्यान देना। क्लियर? जो तो को काटा वो, इससे शुरुआत कर सकते हैं। हम तुलसीदास के स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, जो रामचरितमानस में कही गई है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोतस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, यही तो लाइन है। जैसन बोइब वैसन कटब। हमने YouTube पे बहुत पहले इसका डिस्कशन कर रखा है। ये लाइन लिखा हुआ है, जैसन बोब वैसन कटब लिखा हुआ है, तो आप उसको जोड़ के कर सकते हो। ध्यान देना। और ऐसा इस पक्ष में इस बात को ध्यान देना आप कि आप जिस प्रकार से कर्म करते हैं, आप जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा, और यदि कर्म बुरा होगा तो फल भी बुरा मिलेगा। यही तो लाइन है, जैसन बोब वैसन कटब। अगर आप गलत चीज बोओगे तो गलत चीज काटोगे। अगर बबूल बो रहे हो तो कांटा ही मिलेगा ना, आम का फल थोड़ी मिलेगा। बोया फल बबूल का तो आम कहां से होए? इस निबंध में सबको लिख सकते हो। और जैसन बोइब वैसन कटब, यानी जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। अच्छा काम करने वाले का अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करने वाले को, और हम इसको जोड़ देंगे कर्ता,
अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा तो। और ये एक ऐसा ये नियम है, इसको हम बोलते हैं कर्म नियम, ये लॉ ऑफ कर्मा है। विश्व के सभी रिलीजन इसे एक्सेप्ट करते हैं, जितने वर्ल्ड के रिलीजन है सब मानते हैं जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल पाता है। कर्म नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, सारे रिलीजन मानते हैं। और अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल देता कौन है? तो कई धर्मों में माना गया कि ईश्वर देता है, ईश्वर कर्मफल प्रदाता है। अगर हम ईश्वर की चर्चा नहीं भी करें, हम साइंस से जोड़ सकते हैं, हम साइंस से जोड़कर लिख सकते हैं, साइंस से जोड़कर भी हम इसे लिख सकते हैं। कैसे है देखना एक बार की। देखो, साइंस भी कहता है कि प्रत्येक कार्य या घटना का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम इसको तो साइंस से जोड़कर विवेचना कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर खराब बीज बोओगे खराब फसल निकलेगी, अच्छा बीज बोओगे अच्छा फसल निकलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। ये साइंस कहता है कि जो भी कार्य, अगर कार्य या घटना घटती है उसका कोई ना कोई कारण होता है और दोनों में संबंध होता है। प्रत्येक कार्य या घटना का कोई ना कोई कारण होता है, ये साइंस मानता है। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, साइंस मानता है। तो यदि किसी के जीवन में अच्छा फल मिल रहा है तो इसका भी तो कारण होना चाहिए। अच्छे फल का कारण अच्छा कर्म है, और किसी के जीवन में बुरा फल मिल रहा है तो इसका कारण बुरा फल है। बुरा फल कारण है, बुरा बुरा कर्म कारण है, बुरा फल उसका परिणाम है। बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बुरा ही निकलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। अगर बच्चों में, परिवार में, बच्चों में बचपन में ही आपने उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखा दी, अच्छा बीज डाल दिया दिमाग में, जैसा बोओगे, आपने बो दिया सद्विचार का बीज, सद्विचार का बीज बच्चे में बो दिया, मूल्यों का बीजारोपण कर दिया, बड़ा होकर अच्छा फसल, वो बच्चा जानदार काम करेगा जीवन के क्षेत्रों में। और आपने अच्छे अच्छे विचार नहीं बोए बचपन में, अच्छी सीख नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए, बच्चा बाद में बिगड़ जाएगा, गलत संगति में जाएगा, गलत काम करेगा, अफसोस होता है लोगों को। तो अगर गलत बोओगे तो गलत काटोगे, अच्छा बोओ। जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें अच्छा बोना चाहिए। ध्यान देना, अगर अच्छा कर्म करते हो अच्छा फल मिलता है। क्यों? जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, अच्छा फल तो मिलना शुरू हो गया। और यदि आप बुरा कर्म कर रहे हो तो निगेटिव हार्मोन्स का फ्लो होता है बॉडी में, बुरा फल मिलेगा। मॉडर्न साइंस अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इस स्तर के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और प्रोत्साहित किया जाएगा अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करते वक्त हमारा भाव पवित्र होता है। आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, तो उस समय आपका हृदय पक्ष एकदम खुश रहता है, आपको अलग टाइप से आपके भीतर भाव प्रबल होता है और बड़े ही पॉजिटिव हार्मोन्स आपके बॉडी में स्रावित होते हैं। कुछ आपके ब्लड में जाएंगे, कुछ रिलीज होकर बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छा फल तो आपको मिल रहा है, अच्छा कर्म की अच्छा फल मिल रहा है आपको। तत्काल में कई बार नहीं दिखाई देता, लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा, मगर पक्का दिखाई देगा। वर्ल्ड के सारे रिलीजन इसको मान रहे हैं, अच्छा कर्म करो। और अगर जैसन बोबो वैसन कटब, अगर इसको हम मान लें तो कैसा संदेश जाएगा? यह हमें जीवन में अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्मों से हतोत्साहित करता है। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। इसीलिए आप इसको इसमें गांधी से जोड़ सकते हो। गांधी कहते हैं साधन पवित्र होना चाहिए, अगर ये गलत तो साध्य भी गलत।
साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। चौरा चौरी में हिंसा हो गई, गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि साधन अपवित्र हो गया। साधन अपवित्र तो साध्य भी अपवित्र। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा कर्म होगा, निस्संदेह अच्छा फल मिलेगा। थोड़ी देरी हो सकती है, तत्काल में हो सकता न मिले। कई लोगों की दशा क्या है, सुबह में गलत काम करते बुरा बोता है, दोपहर तक में बुरा मिल जाता है। जैसन बोईबा वैसन कटबा। सुबह में बुरा किया, शाम तक फल काट लेता है। और कई लोग सुबह में बुरा कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद कटेगा फल, बुरा फल। कुछ लोग को और देर से मिलता है, मगर मिलेगा पक्का। ये कहा गया है, ध्यान देना। तो हम इसको पारिवारिक जीवन से जोड़ सकते हैं, सामाजिक जीवन से जोड़ सकते हैं, राजनीतिक जीवन से जोड़ सकते हैं, पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। अगर पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा काम करेंगे तो विश्व का विनाश हो जाएगा। खूब अगर हम फोसिल ईंधन का इस्तेमाल करें, सतर्कता न बरतें, अंधाधुंध शोषण करें प्रकृति का, कठिनाई पैदा हो सकती है। बुरे काम का बुरा नतीजा, फल तो भोगना पड़ता है। और इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में पुनर्जन्म भी तो होता है। भारतीय परंपरा तो ये भी मानती है। क्लियर? तो हम इसको पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, अन्य पक्षों जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान को जोड़ देंगे, इधर में गांधी को जोड़ देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छी सीख दो बचपन में। अच्छा अच्छा वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो अच्छी स्थिति पैदा होगी। क्या दिक्कत है लिखने में? लिखा जा सकता है। ऐसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो। और कभी कभी क्लासेस में जो हमने बोला ना, एक एक टॉपिक पे, जब कोई एक टॉपिक को 2 घंटे की विवेचना हो जाती है, फिर टॉपिक तार तार हो जाता है, एक एक पक्षों को खोल लेते हो। क्लियर है? तो आप गांधी का साधन साध्य पे देख सकते हो। परिवार में सदविचार मूल्यों को बीजारोपण करेंगे, अच्छी फसल काटेंगे। कर्म नियम से जोड़ देंगे। कई लोगों में, कई धर्मों में ईश्वर की बात आई है, ईश्वर ही अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। और जैन बौद्ध कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। अच्छा करेंगे तो अच्छे हार्मोन्स आएंगे, रिलीज होंगे, अच्छा फल मिल रहा है। बुरा काम करते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स फ्लो होंगे, हो जाएगा। अच्छे फल का कारण अच्छा फल, अच्छा कर्म है, बुरे फल का कारण बुरा फल है। ये सारी बातें लिख सकते हैं। फिर तुलसीदास जी भी तो हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। गीता भी तो कहती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कबीरदास जी भी तो कहते हैं, जो तोकू कांटा बोए ताही बुए तो फूल। तोकू फूल के फूल है और बाकू है त्रिशूल। ऐसी बातें कर सकते हैं हम। सूल, उसके लिए कांटा काटा ही रहेगा। तो हम इन सब बातों को लिखकर कर सकते हैं। यह भी तो कहा जाता है, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। नीयत खराब तो बरकत नहीं होगी, नीयत ठीक तो बरकत होगी। सब इसी को तो दर्शाता है। और इस तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। क्लियर है? आज का तो केवल एक सेशन था कि भाई एक समझ में आ जाए ओवरऑल, कि बहुत कठिन सवाल नहीं है, लिखा जा सकता है। जिसने पढ़ा है लिख कर जाएगा। अगर 15 डेज की वो क्लासेस कर चुका है केजीएस के भीतर, आराम से लिखेगा। मैटर भी उसको सफिशिएंट रहेगा, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने उसको कई संदर्भों में उसकी चर्चा कर रखी है। पर्याप्त है, इससे ज्यादा और क्या करोगे? अब इसको जब मैं क्लास में आऊंगा तो फिर हो सकता है कि एक टॉपिक पे 1.5 घंटा 2 घंटे की विवेचना हो। आज का एक संदर्भ ये बताना था कि देखो, जो निबंध के पेपर्स आए, जो निबंध का पेपर आया है, ये ठीक पेपर है, लिखने लायक पेपर है।
बहुत कठिनाई नहीं है, और इतना तो स्तर होना भी चाहिए। एसडीएम बनने जा रहे हो, डीएसपी बनना चाह रहे हो, इस स्तर का तो प्रश्न होना भी चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंगली चुनने का भी अवसर मिल रहा है कि बन ले के सब साथी और ये बिगड़े कर कोई नहीं, जियते माछी ना घोटाए। जानबूझ के आफत आदमी नहीं लेता है। और व्यापक व्यापक का नाम, ऐसे खूब लोग दिखाई देते हैं, हवाबाजी करते है दम नहीं, उछलते कूदते रहते हैं। उस पे भी ये लागू होता है। बाप का नाम कुछ लोग नाम ही रख लेते हैं, कुछ लोग अपने नाम में ही कुछ ऐसी चीजें जोड़ लेते हैं। बेटा का नाम परोर का मतलब परवल है, अब बाप का नाम साग पात है। मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं है पास्ट का। बोलो आर्थिक, उनके परिवार की दशा ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आडंबर फैलाए हुए हैं। क्लियर। और लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा निबंध है। ये शिक्षाप्रद कहावत है, जेसन बोइबा। ये निबंध हमें प्रेरणा देता है कि आप जीवन में अच्छे कर्मों को कीजिए, सदकर्मों का संपादन कीजिए, और दुष्कर्मों का हतोत्साहन कीजिए, उससे पृथक रहिए। ये प्रेरणादायक है, शिक्षाप्रद कहावत है। क्लियर। और इस कहावत का अनुसरण किया जाए तो एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। सुशासन की स्थापना हो जाएगी। बोलो, अगर हम इस कहावत का ठीक से पालन करें, अच्छा अच्छा कर्म करें, बुरे कामों से विरत रहें, अच्छे कार्यों में संलग्न रहें, तो संभव है एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। तो इन बातों को आज चर्चा हमने कर ली संक्षेप में। विस्तार तो आएंगे जब हम आएंगे क्लासेस में, तो वहां पे एक एक निबंध को डिटेल से देखेंगे, विभिन्न पक्षों को देखेंगे, भूमिका कैसे लिखे, मध्य भाग का अंत कैसे करें, एक सिनोसिस बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे, इतने पक्ष आने चाहिए। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो आज केवल इतना ही। आगे मिलेंगे निबंध की क्लास में, तो व्यापक विवेचना होगी, विभिन्न पक्षों की विवेचना होगी, सारगर्भित विवेचना होगी, प्रामाणिक विवेचना होगी, उस समय देखेंगे। थैंक यू।